34 से 51 तक के जो प्रश्न थे, चौतीस से 51 तक के प्रश्न ये थे। मेरे राम का मुकुट भीग रहा है से, ठीक है। अगला 52वां प्रश्न देखिए, उत्तर फाल्गुनी के आसपास निबंध के अनुसार नक्षत्र और आयु के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नक्षत्र और आयु के संबंध में विचार कीजिए। गदय पचीसी को सावन मन भावन कहा गया है। 27वें वर्ष के आते आते भाद्रपद के अशनि संकेत मिलने लगते हैं। 40वें वर्ष में प्रवेश करते ही उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंतिम चरण में होता है। 30 और 40 के बीच का जीवन सृजन, संपृक्त और कर्मठ होता है। क्या आपको याद है या नहीं है याद? प्रयास कीजिए याद करने का। क्या क्या है, संभावना जताइए, क्या हो सकता है। गदय पचीसी को सावन मन भावन कहा गया है क्योंकि ये क्या है, मौज मस्ती की आयु है। 27वें वर्ष के आते आते भाद्रपद के अशनि संकेत मिलने लगते हैं। तड़ित जंजा संकेत मिलने लगते हैं कि अब तो जीवन के अंदर कुछ करना पड़ेगा, कुछ कुछ कर्मठता की बात आने लगती है, ठीक है। 40वें वर्ष में प्रवेश करते ही उत्तरा फाल्गुनी नक्षत्र के अंतिम चरण में होता है। अंतिम चरण में नहीं होता है, क्या होता है, प्रारंभिक चरण में होता है। अंतिम चरण में कब होता है? 45 वर्ष के आसपास से। और किसके अंतिम चरण में होता है? अगर यहां देखें तो पूर्वा फाल्गुनी नक्षत्र के, ठीक है। समझ में आ गई सारी बात? 35 से 40 वर्ष का क्या कह दिया इन्होंने? पूर्वा फाल्गुनी कह दिया। और लेखक क्या है? 38 वर्ष के और पूर्वा फाल्गुनी का जो विक्षिप्त मन है उसका पूरा भोग उठा रहे हैं, यौवन का पूरा भोग उठा रहे, यौवन का पूरा आनंद उठा रहे हैं, ये सारी बात करते हैं। तो ये कथन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। 30 और 40 के बीच का जीवन सृजन, संपृक्त और कर्मठ होता है, यह बात भी सही है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4 सही हो जाएगा। 1, 2 और 4 इसका उत्तर हो जाएगा। शरीर की प्रवृत्तियों के संबंध में सूची 1 और सूची 2 में सम्मिलित कीजिए। अवस्था और प्रवृत्ति, और यहाँ पर संस्कृत संज्ञा दे दी है। ये सारी चीज़ें जो भी प्रश्न बनाए हैं मैंने आपको निबंध पढ़ाते समय उनको और गौर करके ध्यान देने आदि बातें कही थी, ठीक है। 30 से पहले प्रबल रहने वाली, 40 के बाद प्रबल होने वाली उत्तरा फाल्गुनी का काल और असल हीर रचने का काल। तो उत्तरा फाल्गुनी का काल क्या हो गया? 40 से 45 वर्ष का होता है। ये तो अपने को याद ही हो जाना चाहिए। उत्तरा फाल्गुनी का काल क्या है? 40 से 45 वर्ष। तो ये इसका सही हो जाएगा। 3 में सी सही हो जाएगा। 3 में सही सी किस में है? केवल एक ही ऑप्शन में है। दूसरा, 30 से पहले प्रबल रहने वाली, ये 6 प्रकार की क्या है? ये षट उर्मियां है, हमने बात की थी षट उर्मियां। तो इन षट उर्मियों में क्या होता है? 3 ऐसी होती है जो जीवन के लगभग 40 वर्ष से पहले या 35 वर्ष से पहले सक्रिय रहती है। अर्थात कौन कौन सी? अस्थि अर्थात अस्तित्व माना, जब व्यक्ति गर्भ में होता है। जायते अर्थात जन्म लेना, और फिर वर्धते अर्थात बढ़ना। तो ये क्या हो गया? 30 से पहले प्रबल रहने वाली होगी, ठीक है। 40 के बाद प्रबल क्या होती है? इसकी विपरीत मते अपक्षयते और विनश्यते, अर्थात विनाश और अपक्षय सही आदि होने लगता है। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा सर। और असल ही रचने वाला काल, यह प्रश्न भी आ सकता है सीधा कि असल ही रचने वाला काल किसे कहा गया है? 30 के बाद का काल तीसोत्री को कहा गया है असल ही रचने वाला काल। क्योंकि 30 से पहले का जो समय होता है वो तो तैयारी का समय होता है, वो तो अपने आप को समृद्ध करने का, अपने आप को सार्थक बनाने का काल होता है, ठीक है। 30 के बाद में व्यक्ति क्या करता है? कुछ प्रोडक्टिव कर सकता है, ठीक है। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध में वर्णित जरा के आगमन के संकेतों के बारे में कौन सा कथन असंगत है? उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध में वर्णित जरा के आगमन के संकेतों के बारे में कौन सा है? 45 के बाद शीश प्रकाश फूलने लगता है, वातावरण में लोमड़ी बोलने लगती है, मयूर अपने श्रृंगार कलाप का संवर्धन करने लगता है, मानस की उत्पल वर्णा मार कन्याएं याद है क्या? मार कन्याएं कौन थी? कितनी मार कन्याएं थी? याद करने का प्रयास करना। प्रव्रज्या का वल्कल वसन धारण कर लेती है। तो कौन से कथन सही है? असंगत पूछा है, ठीक है। तो 3 तो एक जैसी सूचना देते हैं। मार कन्याएं प्रव्रज्या का क्या करती है? चौवा चंदन त्याग कर वल्कल वसन धारण कर लेती है, और मयूर अपने श्रृंगार कलाप का संवर्धन करने लगता है। संवर्धन नहीं करने लगता है, त्याग करने लगता है। और साथ ही क्या होते हैं?
सुख सारिका उदास होने लगते हैं। सुख सारिका उदास होने लगते हैं। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा सी। वातावरण में लोमड़ी बोलना क्या होता है? अशुभ का संकेत होता है, जरा के आगमन का। 45 के बाद शीश पर कास फूलने लगता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए। ब्रह्मा विधाता के स्वरूप के विषय में उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के विचारों से संबंधित कथनों का परीक्षण कीजिए। ब्रह्मा के स्वरूप के संबंध में। ठीक है, निबंध जब हमने पढ़ा था तो सबसे पहले लेखक ये कहते हैं कि ब्रह्मा को तो बूढ़े की जो उपाधि दे रखी है चिरायु दिखाने के लिए, कि बूढ़ा ब्रह्मा तो क्या है, सदा से विद्यमान है, सदा से उपस्थित है, ये दिखाने के लिए उनको बूढ़ा बताया गया। जबकि वास्तव में क्या होता है, उनको जवान दिखाया जाना चाहिए। जो उत्पादक है, ठीक है, जो हर एक सृष्टि का सर्जन करता है, उसको ऐसा कैसे दिखाया जा सकता है? वृद्ध के रूप में। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के अनुसार विधाता को वृद्ध रूप में चित्रित करना अनुचित है। बात कर ली हमने। दक्षिण भारत के एक मंदिर में उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के लेखक ने ब्रह्मा की तिशोत्री युवा मूर्ति देखी थी। ये दूसरा कथन भी है। मैंने बताया था कि दक्षिण भारत पूछ भी सकता है वहां पर कहां पर देखी थी युवा मूर्ति, तो दक्षिण भारत के एक मंदिर में देखी थी। जो सर्जक है, प्रजाता है, वह रूप माधव या रोमांटिक काम किशोर ही हो सकता है। ठीक है, प्रजापति विधाता को सदैव 30 वर्ष के युवा के रूप में कल्पित करना समीचीन है। यह भी बात कहते हैं, यह भी बात कहते हैं, यह भी बात कही गई है और यह भी बात कही गई है। ये जो तीसरी बात है, जो सर्जक और प्रजाता है वह रूप माधव या रोमांटिक काम किशोर भले ही ना दिखाए जाए, लेकिन उसको वृद्ध नहीं दिखाया जा सकता। उसे 30 वर्ष का पुंगव तो दिखाया जा सकता है। ठीक है, ये सारी बात इस निबंध में मिलती है। तो उत्तर क्या हो जाएगा? 1, 2 और 4। महान विभूतियों और उनकी आयु से संबंधित निम्नलिखित सूची 1 और सूची 2 का मिलान कीजिए। अब क्या है, ये निबंध में जो दिया गया वही हमें मानना है। कहीं अन्य स्रोत में कोई जानकारी दी गई है इन चरित्रों के संदर्भ में तो हमें नहीं माननी है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध, ईसा मसीह है, रामचंद्र और सीता। ठीक है, कई बार क्या होता है एलिमिनेट करने का अगर आप देखेंगे तो उसे भी पता चल जाएगा कि सीता क्या होती है, रामचंद्र से छोटी होती है। तो आप ये देख सकते हैं कि रामचंद्र की जो आयु होगी उससे ही सीता की कम आयु माननी है। ठीक है, तो गौतम बुद्ध कौन से वर्ष के अंदर गृह त्याग किया था? गौतम बुद्ध ने 29वें वर्ष में गृह त्याग किया था। ईसा मसीह ने क्या किया था? 33वें वर्ष में उनको सलीब पर चढ़ा दिया गया, फांसी पर। अब राम और सीता बचे हुए हैं, तो राम के लिए क्या हो गया? 27 वर्ष। राम के लिए क्या हो गया? 27 वर्ष। और सीता के लिए क्या हो गया? 18 वर्ष। तो इसका उत्तर देख लीजिए, 1 में बी कौन कौन से में है? 2 में है, तो ये उत्तर नहीं होगा, यह भी उत्तर नहीं होगा। दूसरे में क्या हो जाएगा? ए। दूसरे में ये केवल यहीं पर है। ठीक, उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के अनुसार तीसोत्तर दशक के महत्व के बारे में क्या सत्य है? यह जीवन का घनघोर कुरुक्षेत्र है। ठीक, यह एक शूरधार काल है जिस पर चढ़कर स्त्री पुरुष स्वयं को आविष्कृत करते हैं। 40 के बाद 45 तक यथास्थिति की उत्तरा फाल्गुनी चलती है। 45 के बाद अनुकूल ऊष्माएं प्रबल होकर देह के रिपुओं से मेल करती है। पढ़ लिए चारों कथन। ठीक, यह जीवन का घनघोर कुरुक्षेत्र है। सही है, बिल्कुल। यह एक शूरधार काल है जिस पर चढ़कर स्त्री पुरुष स्वयं को आविष्कृत करते हैं। बिल्कुल सही है। तीसोत्तर दशक की बात करते हैं, क्योंकि जो तीसोत्तर दशक है वहीं से क्या होता है? असल ही रचने का काल होता है ना, असल ही रचने का काल। ठीक है, 40 के बाद 45 तक यथास्थिति की उत्तरा फाल्गुनी चलती है। यह भी सही है। 45 के बाद अनुकूल ऊष्माएं, अनुकूल नहीं, प्रतिकूल ऊष्माएं, प्रतिकूल ऊष्माएं प्रबल होकर देह के रिपुओं से मेल करती है। तो यह कथन गलत हो जाएगा। तो 1, 2 और 3 यहां पर सही हो जाएंगे। दोस्तोवस्की के विचारों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड के अनुसार 40 वर्ष जीना असभ्यता और अनैतिकता है। 40 के बाद केवल मूर्ख और व्यर्थ लोग ही जीते हैं। लेखक दोस्तोवस्की की मूल थीसिस से असहमत है।
लेखक साटा तब पाठा की उक्ति के कारण जीवन को 45 वर्ष तक ले जाना चाहता है। तो बिल्कुल ये सही है। वो कहते हैं गंगा तीर का रहने वाला हूँ और साटा पर पाठा की उक्ति के कारण मैं 40 वर्ष तक नहीं मानूंगा, 45 वर्ष तक अपने इस बात को लेके जाऊंगा। 40 के बाद केवल मूर्ख और व्यर्थ लोग ही जीते हैं, ये बात भी सही है। यहाँ पर दो कथन है और ये प्रश्न थोड़ा सा गलत हो गया है यहाँ पर, अगर देखें आप दृष्टि से तो अगर यहाँ पर उत्तर है 2 और 4, 2 और 4 कहीं है नहीं, 2 और 4 है क्या उत्तर? तो इसका उत्तर हमें 2 और 4 ही मानना है। फिर मैंने ध्यान नहीं दिया था। अच्छा, असत्य पूछा है ना, ठीक है, असत्य पूछा है तो फिर इसमें 1 और 3 होना चाहिए इसका उत्तर, क्योंकि नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड के अनुसार 40 वर्ष तक जीना नहीं असभ्यता और अनैतिकता है, ये नहीं कहा था। उन्होंने कहा था 40 वर्ष से अधिक जीना, 40 वर्ष से अधिक जीना। जो हमने टेस्ट सीरीज में उत्तर दिया था वो भी गलत दे दिया था, ओवरसाइट की वजह से मैंने शायद इसको ये पढ़ लिया था। तो ये क्या, ये कथन भी गलत है। नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड के अनुसार 40 वर्ष तक जीना असभ्यता और अनैतिकता, ये गलत है। 40 वर्ष से अधिक जीना असभ्यता और अनैतिकता है, जीना तो केवल 40 वर्ष तक ही है। तो यह कथन भी क्या हो जाएगा, यहाँ पर गलत हो जाएगा और तीसरा भी गलत हो जाएगा। लेकिन क्या है, दोस्तों बस की मूल थीसिस से सहमत है, तो 1 और 3 यहाँ पर उत्तर है नहीं, तो इसको आप डिलीट मान लेना इस प्रश्न को। नक्षत्रों के जल और उनके प्रभाव के संबंध में कौन सा मिलान सही है? नक्षत्रों के जल और उनके प्रभाव के संदर्भ में किस किस की बात करते हैं? मग्गा के जल की बात करते हैं, ठीक है, पूर्व फाल्गुनी की बात करते हैं, उत्तरा फाल्गुनी और अश्लेषा, इन चारों की बात करते हैं, ठीक है। देखिए कौन सा उत्तर सही होगा। मिलान सही पूछा है ना, सही। मग्गा, अच्छा कीटनाशा गलत देती है यहाँ पर, कीर्तिनाशा होगा यहाँ पर, कीर्तिनाशा। मग्गा में क्या होता है, कीर्तिनाशा और कर्मनाशा जल नहीं। मग्गा का जल तो क्या माना जाता है, अत्यधिक अच्छा माना जाता है, दूध और शहद जैसा माना जाता है, दूध और शहद, दूध और मधु माना जाता है मग्गा का जल, ठीक है। पूर्वा फाल्गुनी श्रेष्ठ जल जो दूध और मधु जैसा होता है, ये तो इसका क्या हो गया मग्गा का, लेकिन ये क्या माना यहाँ पर, तो क्या होना चाहिए यहाँ पर, बहुत ही रद्दी और कंडम नक्षत्र माना है इसको, रद्दी और कंडम नक्षत्र, ठीक है। उत्तरा फाल्गुनी स्वास्थ्यप्रद और सौभाग्य कारक जल, ये कथन क्या हो गया, सही हो गया, ये भी गलत। आश्लेषा बाढ़ और वर्षा का भय उत्पन्न करने वाला जल नहीं। आश्लेषा का जल भी क्या होता है कि अगर मग्गा से धरती की प्यास नहीं बुझती तो आश्लेषा से ही जाकर बुझती है, ये बात कही गई है, ठीक है। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के लेखक ने 1972 ईस्वी में स्वयं को किस स्थिति में वर्णित किया था? 1972 में वह अपना 38वां पाउस झेल रहा था, वह पूर्वा फाल्गुनी का विकारग्रस्त यौवन पीकर विक्षिप्त हो चुका था, विहस्त नहीं है, विक्षिप्त, विक्षिप्त हो चुका था। उसके सम्मुख उत्तरा फाल्गुनी भ्रूभंग रूप में खड़ी थी, वह वर्तमान में उत्तरा फाल्गुनी काल भोग रहा था। तो जब ये 38 वर्ष पाउस झेल रहा था और पूर्व फाल्गुनी में था तो उत्तरा फाल्गुनी काल कैसे भोग सकता, तो ये कथन गलत हो गया। उसके सम्मुख उत्तरा फाल्गुनी भूभंग रूप में खड़ी थी, ये बात तो सही है। तो पहला कथन सही हो गया, दूसरा कथन सही हो गया और तीसरा भी सही हो गया, तो 1, 2 और 3 उत्तर हो गया। उपंग वाद्य यंत्र के रूपक के माध्यम से लेखक क्या कहना चाहता है? यह काल पुरुषों की उंगलियों से बजने वाला एक संगीत है, इसमें बीच बीच में आने वाली हिचकी काल विदूषक की भाड़ेती है, यह यौवन के संगीत को अधिक सजीव और मार्मिक बनाता है। ये सारी बात ही सहमत है उससे, तो उपरोक्त सभी इसका उत्तर हो जाएगा, ज़्यादा कोई महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है। काम भुजंग के डसने पर नीम भी मीठी लगती है, यह कथन उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के लेखक ने किस संदर्भ में कहा है? उत्तरा फाल्गुनी के आगमन पर, पूर्वा फाल्गुनी के मोह और विकारों के उपभोग के संदर्भ में, संन्यास लेने की स्थिति में और बुढ़ापे की कटुता को छिपाने के लिए। ये सब किसके लिए कहा है? काम भुजंग से या काम से मैं अभी भी विक्षिप्त हूँ, यौवन का अनुभव कर रहा हूँ, ये जो सारी बात है इस निबंध में वो किसके लिए कही गई है? पूर्वा फाल्गुनी की विक्षिप्तता को लेकर कही गई है। तो पूर्वा फाल्गुनी के मोह और विकारों के उपभोग के संदर्भ में यह बात कही गई है।
लेखक के द्वारा जरा को दूर रखने के लिए 13 वर्ष पूर्व सोचे गए उपाय क्या था? ययाति की तरह पुत्रों से यौवन उधार लेना, किसी भी प्रकार की नौकरी न करके केवल लेखन करना, कॉलेज में अध्यापन करना ताकि युवाओं के बीच रह सके, योग साधना के माध्यम से कायाकल्प करना। लेखक ने क्या सोचा था? उसने ये सोचा था कि जिस प्रकार से ययाति ने अपने पुत्र से लेकर जो युवा अवस्था ले ली थी और खुद युवा रह गया था, उसी प्रकार से मैं भी एक उपाय कर सकता हूँ कि कॉलेज में पढ़ाना शुरू करूं तो जवान लड़के मेरे पास में आसपास रहेंगे तो मुझे क्या लगेगा, लगातार मुझे जवानी का अनुभव होता रहेगा, युवा अवस्था का अनुभव होता रहेगा, तो जरा को दूर रखा जा सकेगा। तो कॉलेज में अध्यापन करना ताकि युवा छात्रों के बीच रह सके। लेकिन आज क्या लेखक कह रहा है, जब निबंध लिख रहा था उस समय, कि ये जो मैंने सोचा था, मैंने 13 वर्ष पूर्व जो उपाय किया था वो विफल हो चुका है, आज उसकी कोई प्रासंगिकता नहीं रही। उसका कारण क्या है वो भी आगे प्रश्नों में हम देख लेंगे। वर्तमान में लेखक अपने पुराने समाधान अध्यापन को व्यर्थ क्यों मानता है? पुराने समाधान वो जो 13 वर्ष पूर्व लिया था। नई पीढ़ी के छात्र छिन्नमस्ता राजनीति के रंगरूट बन गए हैं। छिन्नमस्ता क्या होता है? हमने बताया था आपको। छिन्नमस्ता एक देवी होती है जो अपना सर काट कर अपना रक्त पीकर आनंदित होती है, अर्थात आत्मघाती प्रकार के व्यक्ति, कोई भी जो किसी भी प्रकार से किसी आनंद के लिए स्वयं अपना विनाश करने के लिए भी तत्पर रहते हो। तो छिन्नमस्ता राजनीति किसके संदर्भ में आया है? उस समय की नक्सलवादी राजनीति के संदर्भ में आया है। 1969 के अंदर क्या हुआ था? नक्सलवाद अत्यधिक हावी हो गया था और जितनी भी स्कूल कॉलेज की पढ़ाई है शिक्षा के क्षेत्र के अंदर, अगर आपने ध्यान दिया गया हो तो भारतीय जो शिक्षा पद्धति है वो सारी की सारी 2014 से पहले जो वामपंथी संगठन है उन्होंने हैक कर रखी थी। और हर जगह वामपंथी संगठनों ने अपने जो विचारधारा के लोग हैं, शिक्षा के पाठ्यक्रम के निर्माण में या शिक्षा की क्या क्या पद्धतियाँ होंगी पढ़ाने की, क्या क्या सिलेबस होगा, सब कुछ जो भी बातें हैं शिक्षा से संबंधित है, कितनी स्वायत्तता मिलनी चाहिए संगठनों को, उन हर जगह जो नीति निर्माता के रूप में जो साम्यवादी संगठन है उसके लोग बिठा रखे थे और साम्यवाद शिक्षा के अंदर अधिक से अधिक प्रचारित किया जाता था। ठीक है। और लेकिन 2014 के बाद में स्थिति बदल गई और यहाँ पर क्या हो गया? दक्षिण पंथ हावी हो गया है। जो लिबरल होती है शिक्षा की पद्धति, उदारवाद, वो कहीं पर भी इतना ज़्यादा आया नहीं है। ठीक है। तो इसी वजह से पता है आपको, नक्सलवाद या साम्यवाद हिंदुस्तान में इतना ज़्यादा प्रसिद्ध नहीं होने के बावजूद भी, कोई इतनी बड़ी क्रांति नहीं होने के बावजूद भी हर एक व्यक्ति कॉमरेड को या नक्सलवाद को, साम्यवाद को जानता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि शिक्षा पद्धति में हर जगह साम्यवाद शब्द बहुत ही प्रभावी रूप से और सही तरीके से इस्तेमाल करने का प्रयास किया गया, उसको पॉजिटिविटी उसकी बहुत ज़्यादा बताई गई है। इसी वजह से हर व्यक्ति की उस तक पहुँच बन गई है। तो नई पीढ़ी के छात्र छिन्नमस्ता राजनीति के रंगरूट बन गए हैं और ये जो निबंध है वो भी कहीं ना कहीं साम्यवादी जो नीति है राजनीति की, उसके विरोध के अंदर बताई गई है कि मेरे खुद का भी सोचने का विचार हो सकता है, तरीका हो सकता है, मैं इस छिन्नमस्ता जो राजनीति है उसका शिकार नहीं बनूंगा। नई पीढ़ी के छात्र हो गए, बिल्कुल सही कथन हो गया। छात्रों ने गांधी, विवेकानंद और विद्यासागर के मूल्यों का मुंडपात शुरू कर दिया, यह भी कथन सही हो गया। अध्यापकों और छात्रों के बीच अब श्रेणी और शत्रु का संबंध माने जाने लगा, क्योंकि जो नक्सलवाद या साम्यवाद है उसने ये कह दिया कि अध्यापक और जो शिष्य का जो संबंध होता है वो भी पुरानी जो पद्धति है, पुरानी पूंजीवादी व्यवस्था है, उसी की देन है। नई पीढ़ी के दार्शनिक को व्यवस्था के बंधन को ही पुरुषार्थ मानते हैं। चारों सही हो गए इसके। इस वजह से क्या कहते हैं, इन्होंने छोड़ दिया। पुनर्वा शब्द का निबंध के संदर्भ में क्या अर्थ है? यह बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और पूछा जाना ही चाहिए। पुरानी पीढ़ी का प्रतीक, नारों या आवाज़ों से आक्रांत नई पीढ़ी का पुरुष, वह जो अपनी आत्मसत्ता का त्याग कर चुका है, अमृत कलश की खोज करने वाला साधक है। क्या उत्तर होगा? नारों या आवाज़ों से आक्रांत नई पीढ़ी का पुरुष। उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के अनुसार छिन्नमस्त पुरुष बनकर यौवन लेने का परिणाम क्या होगा? लेखक ये कहता है कि जो ये छिन्नमस्ता राजनीति के रंगरूट बन चुके हैं, इनसे अगर मैं यौवन ले भी लूं तो भी मेरे किसी काम का नहीं रहेगा, क्योंकि इनसे यौवन लेने का अर्थ होगा कि अपना सर्वस्व इनको सौंपना, अपना विचार, अपना मस्तिष्क, सब कुछ इनको सौंपना। व्यक्ति केवल शिष्णोदर प्रायण जीव बनकर रह जाएगा। व्यक्ति रूप, रस, गंध और गान से वंचित रह जाएगा। बुद्धिजीवी के लिए यह जीवन जीने योग्य नहीं होगा। तो उपरोक्त सभी हो जाएगा इसमें, क्योंकि छिन्नमस्ता राजनीति में जो व्यक्ति अपने आप को समर्पित करता है साम्यवाद में, वहाँ पर विचारधारा सबसे ऊपर आ जाती है। विचारधारा के बाद में सब कुछ होता है।
वैयक्तिकता वहाँ बिल्कुल नहीं बचती, सामाजिकता ही सामाजिकता होती है, पार्टी के विचार क्या होती है उसका प्रचारक मात्र बन के रह जाता है, व्यक्तित्व पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। पुरानी पीढ़ी के संबंध में उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध में क्या 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 प्रस्ताव दिया गया है पुरानी पीढ़ी के संबंध में? इसी निबंध में आता है कि पुरानी पीढ़ी के जो लोग हैं, जो मशीन कन्याएं हैं या पुतली घर की मशीन कन्याओं का संचालन करते रहना चाहिए, उन्हें अपनी मनुस्मृति और कॉपीन लेकर पुतली घर से बाहर हो जाना चाहिए, उन्हें नई पीढ़ी को अपने भविष्य का यश अपयश बुनने का अवसर देना चाहिए। क्या कहा है निबंध में? उन्हें पुतली घर की मशीन कन्याओं का संचालन करते रहना चाहिए, यह नहीं कहा था। बी और सी इसका उत्तर सही होगा, तो उत्तर क्या हो जाएगा? डी, इसका विकल्प क्या होगा? डी। 1922 ईस्वी में लेनिन द्वारा संस्कृति के संबंध में दिए गए विचारों में क्या शामिल है? उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध में जब लेखक जो छिन्नमस्ता राजनीति के वर्तमान लोग हैं, शिकार छात्र हैं, उनको कोई संदेश देना चाहता है तो वो सबसे पहले ये बात कहते हैं कि क्योंकि ये लोग गांधी के, विवेकानंद के, विनोबा भावे के, इन सब के विरोधी लोग हैं, इस वजह से उनकी कही हुई बात को तो ये मानने वाले नहीं है। तो फिर क्यों ना इनका जो पिता है, किनका पिता, जो रंगरूट है छिन्नमस्ता राजनीति की, इनका पिता है जिसने क्रांति को, साम्यवादी क्रांति को सफल करके बताया, उसने क्या बात की है वो कहूँ, वो दोहराऊं तो क्या पता इनके कुछ मानने में आए, कुछ बुद्धि में प्रवेश करे वो बात है। तो लेनिन ने क्या कहा था? ये कहा था कि पूंजीवाद द्वारा निर्मित सभ्यता संस्कृति को पूरी तरह अस्वीकार कर देना चाहिए। सर्वहारा संस्कृति पुराने ज्ञान, विज्ञान और कला के आधार पर ही गढ़ी जा सकती है। सर्वहारा संस्कृति कोई अज्ञात शून्य से उपजने वाली चीज नहीं है। पुरानी पीढ़ी के ज्ञान और यांत्रिकता को समझना अनिवार्य है। तो इसने क्या कहा था? पूंजीवाद द्वारा निर्मित सभ्यता और संस्कृति को पूरी तरीके से अस्वीकार नहीं कर देना चाहिए और जो पुरानी है उसी के ऊपर नई का निर्माण किया जाना चाहिए। तो यह कथन तो हो गया गलत है, और बाकी ये कथन 2, 3 और 4 सही है। 2, 3 और 4 उत्तर हो जाएगा बी। उत्तर फाल्गुनी के आसपास निबंध के अनुसार जोखिम उठाना वास्तव में क्या है? इसी निबंध में लेखक क्या कहते हैं कि जोखिम उठाना, आजकल लोग ये कहते हैं कि मूल्यों को तोड़ना है ना, जोखिम उठाना हो गया है। मूल्य भी कोई तोड़ने की चीज है? जो मूल्य को बचाने का प्रयास करेगा आज तो वो जोखिम उठा रहा है। राम इसी वजह से महान है क्योंकि जब हर एक व्यक्ति मूल्य तोड़ रहा था, मध्यकाल का समय, तुलसी के राम जब तुलसीदास ने लिखा था तब उस समय हर एक व्यक्ति के, जो भी ठीक ठाक पैसे वाला था, 5 से 10 पत्नियां होती है। उस समय राम के द्वारा एक पत्नी की जो नियम था या रीति थी समाज की, उसका पालन करना, ये था मूल्य की स्थापना करना। मूल्य को तोड़ना तो बहुत आसान था उस समय। स्वतंत्र हो जाना, पिता का कहना नहीं मानना, वो तो सब कुछ पूरा समाज ही कर रहा था। उस समाज में नैतिकता स्थापित करने के लिए मूल्यों की पैरवी करना, ये क्या था? और अधिक जोखिम उठाने वाला था। तो मूल्य भंजन करना और पुराने परंपराओं को तोड़ना ये कोई जोखिम नहीं है। नदी की वर्तमान धारा के साथ बहना, ये भी क्या जोखिम है? नदी की वर्तमान पथभ्रष्ट धारा के प्रतिकूल समर करना, व्यवस्था की पुतली घर को आग लगा देना। तो क्या है? नदी की वर्तमान पथभ्रष्ट धारा के प्रतिकूल समर करना, ये क्या है? वास्तव में जोखिम उठाना है। रचना और सृजन के संदर्भ में नॉन कन्फर्मिज्म अर्थात अस्वीकारवाद के बारे में उत्तरा फाल्गुनी के निबंध के आसपास क्या विचार है? रचनाकार के लिए पूरी तरह नॉन कन्फर्मिस्ट होना जरूरी है? क्या ये कहा गया निबंध में? उसमें यह कहा गया है कि पूरी तरीके से नॉन कन्फर्मिस्ट होना जरूरी नहीं है क्योंकि इससे रचनाकार रचना नहीं कर सकेगा। तो ये कथन तो गलत हो गया। 100% अस्वीकार अर्थात नॉन कन्फर्मिज्म से सृजन असंभव हो जाता है, बिल्कुल सही है। रचना का आइडिया के लिए विद्रोही मन चाहिए पर क्रियान्वयन के लिए स्वीकारवादी होना पड़ता है। अभिव्यक्ति के लिए 75% पुराने उपकरणों को ही संशोधित कर स्वीकार करना पड़ता है। 2, 3 और 4 उत्तर क्या हो गए? सही हो गए ये कथन। अगला प्रश्न पढ़ो, तब तक मैं पानी पी लेता हूं। हो जाएगा, हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा। कौन कह रहा है ये?
उत्तरा फाल्गुनी के आसपास निबंध के लेखक ने अस्तित्ववाद और नव्य मार्क्सवाद को किस श्रेणी में रखा? अस्तित्ववाद और नव्य मार्क्सवाद को किस श्रेणी में रखा? इन दोनों जो दर्शन है ये दोनों एक ही ह्रासोन्मुखी संस्कृति की संतानें हैं। ये योग शास्त्र की विकसित अवस्था के संस्करण है। ये दोनों विमूढ़ स्थिति के दो भिन्न संस्करण है। विकल्प दिया ए और सी, तो क्या हो गया? विकल्प ए और सी।